इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अदानी पावर लिमिटेड मतलब एपीएल, उसकी रणनीति और आगे विकास की क्या संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इसके लिए सितंबर 25 की एक निवेशक प्रस्तुति का सार है और कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है उसका विश्लेषण भी है। हाँ, काफी अहम जानकारी है इसमें। हमारा मकसद है भारत के एनर्जी सेक्टर के इस बड़े खिलाड़ी की अभी की स्थिति, हाल में क्या चल रहा है और आगे के क्या प्लान्स हैं, इसको समझना। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात, अदानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, कोयले से बिजली बनाने वाला। तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। तो अदानी पावर असल में करता क्या है? जैसा बताया, ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर हैं। वित्त वर्ष 2025 तक इनकी कुल कैपेसिटी करीब 15 गीगावाट थी। जी, और इनका खास ध्यान कोयले से बनने वाली बेसलोड बिजली पर है। बेसलोड बिजली। हाँ। मतलब हाँ, बेसलोड मतलब वो बिजली जिसकी जरूरत लगातार 24/7 बनी रहती है। ये ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी से अलग है, जो मौसम पर निर्भर करती है। अच्छा, तो ये लगातार सप्लाई वाली बिजली बनाते हैं। बिल्कुल। एपीएल का फोकस इसी स्थिर बिजली उत्पादन पर है। और भारत के बड़े संदर्भ में इसका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 25 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ थी और वित्त वर्ष 26 में 6.8% का अनुमान है। हाँ। और लक्ष्य तो 2047 तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है। बाप रे। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अभी भी दुनिया के औसत से काफी कम है। हमारे यहाँ करीब 1.4 MWH सालाना है, जबकि ग्लोबल एवरेज 3.8 MWH है। अच्छा, इतना फर्क? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कई सालों तक बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश है, जिसे एक्सपर्ट्स एक सुपर साइकिल कह रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक बिजली कंपनी नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में एक बहुत अहम कड़ी है। निवेशक प्रस्तुति में भी कुछ ऐसा ही दिखा शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। वित्त वर्ष 25 में उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 17.6 GW थी और लक्ष्य है वित्त वर्ष 32 तक इसे 41.9 GW तक ले जाना। 41.9 GW। जी, ये करीब 13% की सालाना चक्रवृद्धि दर यानी CAGR है। 13%? जबकि इंडस्ट्री का औसत? इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 8% है। तो ये इंडस्ट्री से काफी तेज ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। वे भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में खुद को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं। अनुमान है कि 2032 तक भारत की पीक बिजली डिमांड 388 GW तक पहुंच जाएगी। 388 GW? हाँ, और इसके लिए करीब 80 GW अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की जरूरत पड़ेगी और यहीं एएमपीएल अपनी भूमिका देखता है। और इसमें अदानी ग्रुप के बाकी हिस्सों का भी कुछ रोल है। सुना है वो इंटीग्रेटेड काम करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एपीएल अकेले काम नहीं कर रहा, वे अदानी ग्रुप के एक बड़े एनर्जी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी, जो रिन्यूएबल में सबसे आगे है, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि ग्रुप की ही दूसरी कंपनियां कोयला लाने से लेकर पोर्ट से प्लांट तक पहुंचाने, फिर बिजली को ट्रांसमिट करने, इन सब कामों में मदद करती हैं। इससे तालमेल बनता है, खर्चा कम होता है और काम ज्यादा आसानी से चलता है। एक तरह से पूरी वैल्यू चेन पर पकड़ है। समझ गई। अच्छा, हाल में कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं इनसे जुड़ी हुई पिछले कुछ महीनों में। हाँ बिल्कुल। हाल के महीनों में मतलब अगस्त से अक्टूबर 2025 के बीच कंपनी ने कई बड़े थर्मल प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। ओह! सबसे बड़ा है बिहार में 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला प्लांट लगाने का लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब LOA मिला है। 2400 मेगावाट? जी, और इसमें करीब $3 बिलियन का निवेश होगा। कहा जा रहा है कि ये पिछले 10 साल में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कोयला परियोजना है। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल क्या होता है? कुछ खास टेक्नोलॉजी? हाँ, ये कोयला प्लांट की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें कम कोयले में ज्यादा बिजली बनती है और प्रदूषण भी पारंपरिक प्लांट से थोड़ा कम होता है। मतलब ज्यादा एफिशिएंट होती है टेक्नोलॉजी। अच्छा, बेहतर टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा, बिहार वाले के अलावा? इसके अलावा भी करीब 2400 मेगावाट के कोयला प्लांट के लिए राज्यों की बिजली कंपनियों के साथ अनुबंध हुए हैं। और भी? हाँ, मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिटिव बोली लगाकर 800 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट जीता है। उसका टैरिफ भी तय हो गया है, 5.383 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है। और इसी साल यूपी के लिए भी 1600 मेगावाट सप्लाई का वादा किया था। तो कुल मिलाकर हाल के इन सौदों से, जो करीब 3.2 गीगावाट के हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक में लगभग $4 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। $4 बिलियन? तो इसका असर सीधा उनके फाइनेंस पर दिखेगा?
हाँ, उम्मीद तो यही है। इन पक्के बिजली खरीद समझौतों मतलब पीपीएस की वजह से अगले 3-5 सालों में कंपनी का एबिटडा यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का जो मुनाफा होता है वो 15-20% बढ़ सकता है। अच्छा। ये पीपीए अक्सर लंबे समय मतलब 20-25 साल के लिए होते हैं, जिससे कंपनी को एक स्थिर आमदनी की गारंटी मिलती है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ कोयले पर ही ध्यान दे रहे हैं? आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी बहुत बात होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि हाल की इन बड़ी घोषणाओं में सीधे एपीएल के तहत कोई बड़ा सोलर या विंड एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा है। ओह। हालांकि भूटान की सरकारी कंपनी ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने की बात जरूर सामने आई है। अच्छा, हाइड्रो है। हाँ, लेकिन अगर ग्रुप लेवल पर देखें तो अदानी की दूसरी कंपनियां जैसे अदानी ग्रीन वो रिन्यूएबल में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने गुजरात में 650 MW का सोलर प्रोजेक्ट जीता है। तो ऐसा लगता है कि ग्रुप लेवल पर रिन्यूएबल पर फोकस है, पर एपीएल का मुख्य ध्यान अभी भी थर्मल पावर मतलब कोयले वाली बिजली पर बना हुआ है। चलिए अब उस निवेशक प्रस्तुति पर आते हैं जो सितंबर 2025 की है। उसमें कंपनी ने अपने प्रदर्शन के बारे में क्या बताया, फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस? जी, प्रस्तुति में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025 में उनकी क्षमता 17.6 गीगावाट है। ये 2018 के 10.4 गीगावाट से 69% ज्यादा है। काफी ग्रोथ है। हाँ, और उनका प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ 71% बताया गया है। पीएलएफ 71%, इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? पीएलएफ दिखाता है कि पावर प्लांट अपनी कुल क्षमता का कितना प्रतिशत असल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 71% का पीएलएफ काफी अच्छा माना जाता है, खासकर थर्मल प्लांट्स के लिए। इसका मतलब है कि उनके प्लांट्स ज्यादातर समय चल रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। तो मतलब पैसा बन रहा है। हाँ, इससे कंपनी को लगातार कैश फ्लो मिलता रहता है। और मुनाफे वगैरह के बारे में क्या कहा गया, मार्जिन, रिटर्न? कंपनी के एमडी और सीईओ विनीत एस जैन के बताया कि उनकी ईबीटा मार्जिन 25-30% के बीच है, जो इंडस्ट्री में काफी अच्छे माने जाते हैं। 25-30%? जी, ये मजबूत मार्जिन लंबे समय के पीपीएस की वजह से है। उन्होंने वित्त वर्ष 26 में ईपीएस यानी प्रति शेयर कमाई में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई है। अच्छा। निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में इक्विटी पर रिटर्न आरओई 15 से 18% रह सकता है। आरओई मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कमाएं? बिल्कुल, और ये एनटीपीसी जैसे सरकारी कुखें हैं जिनका आरओई करीब 12% है, उनसे बेहतर है। तो प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। और कंपनी के आगे की रणनीति क्या है? यहीं पर बात शायद और दिलचस्प होती है। हाँ बिल्कुल, प्रस्तुति में ग्रुप की दूसरी कंपनियों अदानी ग्रीन जो रिन्यूएबल में सबसे बड़ी है और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो ट्रांसमिशन में लीडर है के साथ मिलकर काम करने मतलब वैल्यू चेन इंटीग्रेशन पर बहुत जोर दिया गया। हाँ, वो तालमेल वाली बात। जी, जैसा हमने पहले बात की, इससे लागत कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। उनका अनुमान है कि इस तालमेल से लागत में 2-3 गुना तक बचत हो सकती है। अच्छा, और भविष्य के लिए क्या बड़े प्लान है कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर? एक बहुत बड़ा लक्ष्य है वित्त वर्ष 2032 तक 24 गीगावाट नई क्षमता जोड़ना। 24 गीगावाट? हाँ, इसके लिए करीब $22 बिलियन का निवेश यानी कैपेक्स प्लान किया गया है। इससे उनकी कुल क्षमता 41.9 गीगावाट हो जाएगी। तो ये जो नई क्षमता जुड़ेगी, क्या इसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल है या ये भी ज्यादातर थर्मल ही होगा? उनके पोर्टफोलियो में करीब 80% थर्मल और 20% रिन्यूएबल हाइब्रिड रखने की योजना है। अच्छा, 80-20 का मिक्स। हाँ, और वे डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, जैसे भारत में ही रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण बनाना, सोलर सेल मॉड्यूल वगैरह, और ग्रीन हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी बाजार में उनकी हिस्सेदारी 29% हो। ये उन्हें भविष्य में अगर रिन्यूएबल को लेकर नीतियां और सख्त होती हैं तो उस जोखिम से बचाने में मदद कर सकता है। ये तो दूर की सोच है। अच्छा, कंपनी भारत के पावर सेक्टर के भविष्य को कैसे देख रही है? मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? वे इसे एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं। उनका अनुमान है कि 2032 तक भारत का बिजली सेक्टर $500 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। 500 बिलियन? जी, सरकार का लक्ष्य भी बड़ा है। 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और कुल मिलाकर 1000 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने का। और मांग? जैसा पहले कहा, 2032 तक पीक डिमांड 388 गीगावाट्स तक जाने का अनुमान है।
जिसके लिए करीब 80 गीगावाट्स अतिरिक्त कोयला क्षमता की जरूरत होगी, ऐसा अनुमान है। और एपीएल इसी 80 जीडब्ल्यू पर नजर गड़ाए हुए है। लगता तो यही है। प्रबंधन का अनुमान है कि वह अपनी क्षमता हर साल 15-20% बढ़ाएंगे और 2030 तक उनका ईबीटीआ 18% सीएजीआर से बढ़ेगा। अच्छा। एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही, एआई और डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग पर उनका फोकस। भारत रियल टाइम डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। ग्लोबल हिस्सेदारी 48% है। यूपीआई वगैरह। बिल्कुल। और एआई और डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा और लगातार मतलब 24/7 बिजली चाहिए होती है। ये मांग एपीएल जैसी बेसलोड पावर कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये एक नया एंगल है। सुनने में तो सब काफी सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या कुछ जोखिम या चुनौतियां भी हैं? सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल है, चुनौतियां तो हैं ही। एक बड़ा जोखिम है कोयले के आयात पर निर्भरता। हाँ, वो बात हुई थी। कितना आयात करते हैं? करीब 70% कोयला आयात करते हैं अपनी जरूरत का। इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसका सीधा असर इनकी लागत पर पड़ता है। सही बात है। हालांकि ग्रुप की अपनी माइनिंग कंपनियों ने और देश में ही सप्लाई बढ़ाने की कोशिशों से ये जोखिम कुछ हद तक कम होता है। विदेशी मुद्रा का जोखिम भी रहता है। और रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता चलन, वो कोई चुनौती नहीं है? वो भी एक चुनौती है, बिल्कुल। अगर रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर, उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और सस्ती होती जाती है तो कोयला आधारित बिजली की मांग पर असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे एम्बर की रिपोर्ट, जो कोयले पर इस भारी निर्भरता को लेकर चिंता जताती हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और नियम कानूनों से जुड़ी बाधाएं भी हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा, उनके पास जो विविध पीपीएज हैं, जिनमें से 70% फिक्स्ड टैरिफ वाले हैं, वो कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। मतलब एक तय रेट पर बिजली बिकती रहेगी। अच्छा। और दूसरा, बेसलोड बिजली को अक्सर वेरिएबल रिन्यूएबल की तुलना में थोड़ा प्रीमियम मिलता है। शायद 5-7% ज्यादा कीमत मिल सकती है, क्योंकि ये भरोसेमंद सप्लाई है। ये प्रीमियम उनके मार्जिन बनाए रखने में मदद कर सकता है। अच्छा, अब जरा उनकी प्रतिस्पर्धी रणनीति को समझते हैं। मतलब कंपटीशन कैसा है इस इंडस्ट्री में? पोर्टर के 5 फोर्सेस का कुछ विश्लेषण था। हाँ था। संक्षेप में कहूं तो पहला, नए प्रतियोगियों का खतरा कम है। क्यों? क्योंकि पावर प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, करोड़ों अरबों, और सरकारी मंजूरियां लेना भी आसान नहीं है। ठीक है। दूसरा, सप्लायर्स की ताकत मध्यम है, मतलब कोयला कंपनियां वगैरह। आयात पर निर्भरता है, पर जैसा कहा, ग्रुप की अपनी सप्लाई चेन कुछ हद तक राहत देती है। ओके। तीसरा, खरीदारों की ताकत भी मध्यम है। खरीदार मतलब राज्यों की बिजली कंपनियां, डिस्कॉम, इनके साथ लंबे समय की पीपीए होते हैं, तो एकदम से ये छोड़ नहीं सकते। पर ये बड़े सरकारी निकाय हैं, तो इनकी बार्गेनिंग पावर रहती है। प्लेयर्स हैं, तो कंपटीशन तगड़ा है। तो इस माहौल में एपीएल खुद को कैसे अलग करता है? उनकी खास बात क्या है? उनका मुख्य फोकस है बेहतर प्रदर्शन पर। मतलब 2 चीजें, एक तो कम लागत पर बिजली बनाना और दूसरा उसे प्रीमियम कीमत पर बेचना। प्रीमियम क्यों? क्योंकि वे भरोसेमंद बेसलोड पावर देते हैं, 24/7 सप्लाई। लागत कम करने के लिए वे ग्रुप की लॉजिस्टिक्स कंपनियों का फायदा उठाते हैं। बताया गया कि इससे शिपिंग लागत 30% तक कम हो जाती है। अच्छा। और उनकी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक ज्यादा एफिशिएंट है। उनका हीट रेट 38% है, जबकि इंडस्ट्री का औसत 35% के करीब है। मतलब कम कोयले में ज्यादा बिजली। वो 20 से ज्यादा राज्यों को सप्लाई करते हैं और एआई का इस्तेमाल करके मशीनों की मेंटेनेंस कब करनी है, इसका अनुमान पहले ही लगा लेते हैं, जिससे प्लांट बंद होने का खतरा कम होता है। तो ये सब मिलकर उनकी रणनीति को मजबूत बनाता है। हाँ बिल्कुल। उनकी पूरी वैल्यू चेन खासतौर पर बेसलोड बिजली बनाने के लिए ही तैयार की गई है, ऐसा कह सकते हैं। वे जानबूझकर कुछ चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे थर्मल पर महारत हासिल करना, और शायद कुछ चीजों पर कम, जैसे पूरी तरह रिन्यूएबल पर ना जाना। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक फिट। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक फिट, जहां कंपनी के अलग अलग गतिविधियां जैसे टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक मजबूत सिस्टम बनाती हैं। और इस पूरे सिस्टम को कॉपी करना किसी प्रतियोगी के लिए आसान नहीं होता। समझ गई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर कोई निवेशक इसे देख रहा है तो उसके लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, कैपेसिटी लीडरशिप। एपीएल इंडस्ट्री से तेज 13% सीएजीआर बढ़ रहा है। हाँ। और 22 बिलियन के निवेश से 2032 तक अपनी वैल्यू दोगुनी करने का लक्ष्य रखता है। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट।
भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ, बढ़ती बिजली की खपत और एआई जैसी नई तकनीकों से बिजली की मांग बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा एपीएल जैसी कंपनियों को मिलेगा। ठीक है। तीसरा ईएसजी एज, मतलब पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस। डीकार्बनाइजेशन और रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने से वे भविष्य के नीतिगत जोखिमों से खुद को कुछ हद तक बचा रहे हैं। और चौथा वैल्यूएशन की गुंजाइश। अभी उनका ईबिटडा मल्टीपल, जो कंपनी की वैल्यू आंकने का एक तरीका है, वो 8-10x के करीब है। ये कम है या ज्यादा? इंडस्ट्री के दूसरे बड़े प्लेयर्स जैसे एनटीपीसी, उनका मल्टीपल 12x के करीब है। तो अगर एपीएल अपने लक्ष्य हासिल करता है तो उनके शेयर की री-रेटिंग हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। करीब 20% ऊपर जाने की संभावना जताई गई है विश्लेषण में। तो क्या ये एक अच्छा निवेश अवसर माना जा सकता है? क्या सलाह देंगे? लेकिन जोखिम भी जुड़े हुए हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ। मजबूत पीपीए स्थिरता देते हैं, वो अच्छी बात है, पर कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और आयात पर नजर रखनी होगी। उनकी रणनीति टिकाऊ लगती है, जो उन्हें लगभग 15% सालाना रिटर्न कमाने में मदद कर सकती है, बशर्ते वे अपनी लागत और कीमत का फायदा बनाए रखें। उनकी जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो उन्हें कंपटीशन में एक बढ़त जरूर देती है। तो हमने देखा कि अदानी पावर भारत की ऊर्जा जरूरतें, खासकर बेसलोड बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। उनके पास महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, ग्रोथ का रास्ता साफ दिख रहा है, वित्तीय संभावनाएं भी अच्छी हैं और ग्रुप की ताकत का फायदा भी उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही कोयले पर भारी निर्भरता और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ती दुनिया की चुनौतियां भी उनके सामने हैं। ये संतुलन साधना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कौन सा संतुलन? मतलब बेसलोड बिजली की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसकी भारत को जरूरत है, और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, उन्हें भी पूरा करना। इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना ही भारत के ऊर्जा भविष्य और अदानी पावर की लंबी अवधि की सफलता की कुंजी होगी। सही कहा। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जैसे जैसे एआई और डेटा सेंटर्स की मांग आसमान छू रही है और इन्हें 24/7 भरोसेमंद बिजली चाहिए, तो क्या भारत का मौजूदा बिजली ग्रिड बिना बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज जैसे बड़ी बड़ी बैटरीज के इस भारी और लगातार मांग को संभाल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अडानी पावर की जो रणनीति है, जो बेस लोड यानी ज्यादातर कोयले पर केंद्रित है, वो भविष्य की इस जरूरत के साथ कैसे फिट बैठेगी? क्या उन्हें स्टोरेज में भी उतरना पड़ेगा या कुछ और करना होगा? सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।